फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आज का हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है दैट इज़ फर्स्ट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी है जो यूज़ होती है, इसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, देन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आज केवल नाम पढ़ेंगे कितने टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उन सब वीडियोस में मैं ये इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। सो टुडे इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स with the interaction of electromagnetic radiation EMR with the matter। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच है साइंस की दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जो कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन का स्टडी करते हैं। किस किस का इंटरेक्शन? EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हेन EMR इंटरेक्ट विद मैटर, ए ग्राफ विल जनरेट बिटवीन वेवलेंथ एंड एब्जॉर्बेंस दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो एक ग्राफ जनरेट होता है। एक ग्राफ जनरेट होता है, किस किस के बीच में वो ग्राफ जनरेट होता है? दैट इज वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच में वो ग्राफ जनरेट होता है, और उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है जो पूछी जाती है, कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो पहली है EMR, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EMR क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस रेडिएशन के अंदर। सो इसे हम बोलते हैं EMR। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो कि एनर्जी पैकेट्स से बनी होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी होती है, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट्स बोल सकते हैं हम इसे, एनर्जी पैकेट्स, स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स इन्हें फोटोन्स बोल सकते हैं। इन फोटोन से मिलकर ये EMR बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशंस। सो फोटोन्स क्या है? These are the discrete packets of energy. These are the discrete packet of energy. Discrete packets है energy के। Photons are consist of an oscillating electric field and oscillating magnetic field which are perpendicular to each other। तो जो फोटोन है वो एक oscillating electric field और एक oscillating magnetic field से मिलकर बना होता है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है,
ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर की जो वेव है, इसे डिनोट किया है, ये वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये ब्लू कलर है दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ब्लू कलर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर फोटोन बनता है, और फोटोन से मिलकर बनती है ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये फ़ोटो, इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि जो वेव है वो कुछ इस तरह से रन करती है। इसमें एक क्रस्ट बनता है और दूसरा एक ट्रफ बनता है, एक क्रस्ट और दूसरा ट्रफ। जो नीचे गया वो ट्रफ, ऊपर गया वो क्रेस्ट। तो वेवलेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा, दो सक्सेसिव मैक्सिमा और दो सक्सेसिव मिनिमा, या ऐसे हम दो एडजेसेंट मैक्सिमा या दो एडजेसेंट मिनिमा इन द सेम फेज, सेम फेज। दो क्रस्ट, दो नियरेस्ट क्रस्ट, टू नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या फिर टू नियरेस्ट ट्रफ, इन दोनों की या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या टू नियरेस्ट ट्रफ, दो ट्रफ या दो क्रस्ट नियरेस्ट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। It is denoted by nu. Its unit is hertz. तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट। कोई भी इवेंट को रिपीट होना फ्रीक्वेंसी है, एक पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में कोई भी इवेंट का रिपीट होना वो ही है फ्रीक्वेंसी। इसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, और इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। या ऐसा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये प्लैंक इक्वेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। प्लैंक एनर्जी का इक्वेशन है प्लैंक का, E इजिकल टू एच न्यू। E इज द एनर्जी, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब है कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो हमको पता है न्यू फ्रीक्वेंसी इज द c by lambda. c is the velocity of light in the vacuum and lambda is the wavelength. E is the, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू के अंदर ये न्यू की जगह हम c by lambda प्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा E is equal to hc by lambda. h is the Planck constant, c is the velocity of light in vacuum और lambda is the wavelength and E is the energy. From the above equation जो हमने अभी पढ़ा E is equal to hc by lambda, उससे क्या पता चलता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी
एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। इट मीन्स इफ़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द एनर्जी विल बी इंक्रीज। मतलब जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब जिस रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम में ज़्यादा होंगे, वो रेडिएशन उतनी ही ज़्यादा एनर्जेटिक होगी, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ये एक डायग्राम है, इसमें दिख रहा है अलग अलग टाइप की रेडिएशन है, जैसे गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो गामा रेज के टाइम पे जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हुए हैं पर यूनिट टाइम में वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब गामा रेडिएशन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस है। देन उसके बाद एक्स रे, गामा रेडिएशन की जो रेंज है दैट इज़ 0.01 नैनोमीटर, एक्स रे की है लगभग 10 नैनोमीटर, और 10 to 200 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट, और फिर 400 to 800 नैनोमीटर दैट इज़ विजिबल रीजन। मतलब अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वेवलेंथ बहुत कम है, वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा है। तो और यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन होगी उतनी ही कम एनर्जेटिक होगी। मतलब frequency and energy is inversely proportional to the wavelength. It means if the wavelength increase, the frequency and energy will be decrease. तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोनों एक दूसरे, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो एनर्जी उस रेडिएशन की कम होगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग गामा रेज, यहाँ पे वेवलेंथ कम है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज़्यादा है पर यूनिट टाइम में, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज़ 0.01 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है। इसके बाद एक्सरे आती है जिसकी है 10 नैनोमीटर तक रेंज, वेवलेंथ जो है 10 नैनोमीटर तक रहती है इसकी। मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसके कंपैरिजन में कम है, एक्सरे में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम है तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम है इसकी एज कम्पेयर टू गामा रेज, और फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो एनर्जी भी कम होगी। फिर आता है इसके बाद अल्ट्रा वायलेट रीजन जो कि 400 नैनोमीटर तक रहता है, 400 नैनोमीटर तक। यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पे कम थी, यहाँ और भी कम थी। कम वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा वेवलेंथ कम एनर्जी। फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन 400 नैनोमीटर तक रहेगा, फिर 400 से 800 नैनोमीटर तक विजिबल रीजन रहेगा। दैन उसके बाद आता है इंफ्रारेड रीजन जो कि आता है आपका 750 नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाएगा और 4000 नैनोमीटर तक जाएगा। और फिर आता है माइक्रोवेव 1 mm तक, और फिर उसके बाद रेडियो वेव 30 mm तक रहेगा। तो सबसे कम एनर्जी की जो रेडिएशन है दैट इज़ रेडियो वेव, सबसे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशन गामा रेज। क्यों रेडिएशन एनर्जी ज़्यादा है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब शॉर्ट वेवलेंथ कम है। इधर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन को हम कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे गामा रेज
0.01 नैनोमीटर से नीचे जो रहेगी 0.00101 नैनोमीटर तक, दैट इज़ गामा रेस। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी इस यहाँ पे इन रेज की। वेवलेंथ कम होगी, शॉर्टर वेवलेंथ, दो नियरेस्ट क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, दैट इज़ वेवलेंथ, वो कम है लेकिन एनर्जी ज़्यादा है। वहीं एक्सरे की एनर्जी कम रहेगी क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू गामा रेडिएशन। तो एक्सरे की एनर्जी कम रहेगी, फ्रीक्वेंसी कम रहेगी क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। फिर अल्ट्रावायलेट जो कि 400 नैनोमीटर तक रहेगा। अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ भी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा वेवलेंथ रहेगी तो एनर्जी लेवल इसका कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू एक्सरे और गामा रेज। फिर विजिबल रीजन 800 नैनोमीटर तक रहेगा, 400 से 800। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसकी एनर्जी यूवी रीजन से कम होगी। फिर इसके बाद आईआर रेडिएशन आएगी। आईआर रेडिएशन की एनर्जी यूवी विजिबल से कम रहती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और फिर रेडियो वेव, सबसे कम जो रहेगी वो रेडियो वेव की रहेगी। फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तो एनर्जी भी कम रहेगी रेडियो वेव की। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जनरली दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो आयंस है, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं। तो इसका एग्जांपल है अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जबकि दूसरी है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होगा कि जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उसे एमिट करता है। एमिट करने के बाद जब वो एमिट करता है एनर्जी, तब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है। तो दैट इज़ द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एप्लीकेशंस क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी की? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड एज ए टूल फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एक टूल की तरह काम करता है किसी भी एटम और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो प्रोवाइड ए प्रिसाइज एनालिटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट इन मटीरियल हैविंग अननोन केमिकल कंपोजिशन। और इससे हम लोग क्या, ये एक प्रिसाइज एनालिटिकल मेथड है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूएंट के मटेरियल के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या कंपोजिशन है, वो फाइंड आउट करते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फूड बेवरेजेज इंडस्ट्री। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाली टेक्निक है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है और फूड और बेवरेजेज इंडस्ट्रीज़ में ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ होती है। So friends, this is all about स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके अलावा एप्लीकेशंस क्या है इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसके बाद हम लोग ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है डिफरेंट, यूवी विजिबल, रमन स्पेक्ट्रम, आईआर, एनएमआर, इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सारे हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेरी रहेगी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।